the rise of nationalism in Europe. So, what is nationalism? Nationalism means the desire of a group of people who share the same race, culture, language, etc. to form an independent country. इसका मतलब होता है देशभक्ति का भावना लोगों में जगाना. ठीक है. तो if you look at the 18th century Europe, there was no nations there. तो टुडे आप आज जिस देश को आप देखता है यूरोप में, वैसे जर्मनी है, इटली है, इस तरीके का देश उस समय पे नहीं था. ये सब कैसे बना, इसका बनने का कारण क्या था, इसके बारे में जब हम सोचते वक्त पहले हम 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 ये था पहली बार यूरोपियन लोगों ने एक नेशन का आइडिया को, दैट मीन्स वो कंप्लीट करने वाला एक प्रोसेस था 1789 का वो प्रोसेस. तो इसके बारे में 9th क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट इट. सो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे लोगों में देशभक्ति का भावना जगाने के लिए, क्योंकि ये जगाना बहुत आसान नहीं होता है, कारण ये है क्योंकि इसका कोई एक सॉलिड फॉर्म नहीं है. दैट मीन्स नेशनलिज्म एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स आप जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वगैरह इंग्लिश में आपने देखा होगा, तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स एन आइडिया विच डज नॉट हैव ए फॉर्म. उस आइडिया को कोई फॉर्म नहीं होता. दैट मीन्स उसको आप देख नहीं सकता है, छू नहीं सकता है, ओनली यू कैन फील अबाउट इट. इस तरीके का आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए, दैट मीन्स उस समय पे ज़्यादातर इलिटरेट लोग हुआ करते थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वेर इलिटरेट. तो इसके लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे बहुत सारे लोगों ने, दैट मीन्स थिंकर्स, वैसे लोगों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए कोशिश किया गया. इसका एग्जाम्पल है द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया और ली सिटियन. ला पैट्रिया मीन्स फादरलैंड, ली सिटियन का मतलब होता है द सिटीजन्स. और इसके बाद एक नए फ्रेंच फ्लैग को उन्होंने डेवलप किया. और स्टेट जनरल में पहले एक स्टेट जनरल होते थे. लास्ट ईयर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लेसन में आपने देखा है व्हाट इज स्टेट जनरल. तो इसको चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया. नेशनल असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स होते थे. नए सॉन्ग्स को कंपोज किया गया और ओथ्स, जैसे आप शपथ लेते हैं उस तरीके के ओथ्स को डेवलप किया. एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को एस्टैब्लिश किया. और आपको पता है पहले ज़माने में क्या होता है, एक स्टेट से या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते वक्त अलग अलग टैक्स देना पड़ता है. दैट मीन्स उसमें टैक्स व्यवस्था अलग अलग थी. और एक जगह से दूसरे जगह पे जाते वक्त उसका जो नाप, वेट एंड मेजर्स अलग अलग थे. दैट मीन्स आपकी एक जगह इधर का 1 किलो दूसरे जगह का 1 किलो नहीं होता है. और उसका नाप, लंबाई 1 मीटर दूसरे जगह पे कोई और होते थे. दैट मीन्स इसका 1 मीटर और केजी नहीं होता था, वो फॉर्म नहीं था. उस समय का लोकल फॉर्म ऑफ वेट एंड मेजर्स होते थे. और इसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच लोगों का फ्रांस में भी पेरिस में बोलने वाला फ्रेंच नहीं था, दूसरे हिस्से में. दैट मीन्स द लैंग्वेज वाज आल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन्स. इसको कॉमन लैंग्वेज करने के लिए द फ्रेंच विच इज स्पोकन इन पेरिस वाज इंट्रोड्यूस इन एवरी पार्ट ऑफ फ्रांस. इसको सब जगह पे इसको एक तरीके के इंट्रोड्यूस किया गया. और उसके बाद नेपोलियन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. नेपोलियन का शासन फ्रांस में 1799 से 1815 के बीच में था ये. तो इन्होंने एब्सोल्यूट पावर हासिल किए थे. एब्सोल्यूट पावर मीन्स द होल पावर वाज विद इन हिज कंट्रोल. ओके, हिज कंट्रोल में था. तो नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया था 1804 में.
तो ये 1799 में पूर्ण अधिकार बन के फर्स्ट काउंसिल बने थे नेपोलियन, यू हैव लर्नड अबाउट हिम इन लास्ट ईयर। तो नेपोलियनी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। नेपोलियनी कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहता है। तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश किया गया, कानून के सामने समान, और प्रॉपर्टी का अधिकार, और सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया गया। और जो सर्फडम होता है, जो सर्फ होता है, दैट इज लैंडलॉर्ड की जैसे उनके नीचे काम करने का काम होता है, उसको दैट मीन्स फ्री में सर्विस वगैरह देना पड़ता है, मैनोरियल ड्यूज वगैरह देना, मैनर आल्सो लैंडलॉर्ड के टाइप के, उनको पैसा देना पड़ते थे। और जो गिल्ड्स होता है, जो वर्कर्स की जो ग्रुप होता है, उसको वर्कर्स नहीं है, वर्कर्स की ग्रुप, आज जो वर्कर्स ग्रुप होता है उसी तरीके का जो व्यापारी लोग हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको गिल्ड कहता है। दैट मीन्स एक गिल्ड के अंदर रहने वालों को ही उस व्यापार कर सकते थे। उस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। और नेपोलियन लेकिन लोगों का पॉलिटिकल अधिकार ले लिया गया। दैट मीन्स एक ऑटोक्रेटिक रूल आते वक्त लोगों को फ्री में एक्सप्रेस करने का, अपना खुद का पसंद का व्यक्ति को चुनने का अधिकार नहीं होता, उसको हटा दिया गया। और इन्होंने नए टैक्स इंक्रीज किए थे। नेपोलियन भी एक वार स्ट्रीक में चले गए थे। उन्होंने आस पड़ोस की कंट्रीज को कॉन्कर किया और सेंसरशिप लागू किया। सेंसरशिप होता है जो फ्रीली एक्सप्रेस करने का अधिकार लोगों से छीनना, और लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में शामिल कर रहे थे। ये सब हुआ था फ्रांस में। अभी अपन देखते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप में अलग अलग नेशंस कैसे डेवलप हुआ और ये डेवलप होने के लिए कंट्रीब्यूशन कौन कौन किया, ये सब हम देखेंगे अभी नेक्स्ट सेक्शन में। तो इसमें 18th सेंचुरी के मैप देखते वक्त आप देखेगा कोई भी नेशंस नहीं होते थे उस समय पे। जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब अलग अलग किंगडम का हिस्से में था। दे वर ऑल पार्ट ऑफ डिफरेंट किंगडम्स, और इस किंगडम्स को रूल करने वाले लोग अलग अलग दूसरे भाषा के लोग होते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप ऑटोक्रेटिक मोनार्क के अंडर में था, दैट मीन्स तानाशाही राजाओं के अंडर में था। उधर भी उस किंगडम में भी अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। उन लोगों में कोई यूनिटी नहीं था क्योंकि वो एक कॉमन आइडेंटिटी उनमें नहीं थी। उसका एक एग्जाम्पल है हाब्सबर्ग एम्पायर है जो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल करते थे। उसमें क्या होता था, बहुत सारे रीजन था। उसमें आल्पाइन रीजन था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटेनलैंड था, बोहेमियन था। और उधर का ऑटोक्रेसी लोग, जो शासक करने वाला मेन लोग, जो अधिकार कर रहने वाले लोग, ये सब जर्मन स्पीकिंग था। लेकिन इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग भी था। लंबार्डी और वेनेशिया में इटली स्पीक करने वाला लोग था। हंगरी का आधा पीपल बाइंगेर भाषा में बात करते थे। दूसरा आधा हिस्सा दूसरे उसकी डायलेक्ट्स एक भाषा की अलग अलग ग्रुप होते हैं। दैट मीन्स हम एक स्टेट में रहता है, स्टेट के सब जगह का लोग एक जैसे भाषा में बात नहीं करते। उसका एक तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का डिफरेंट डायलेक्ट्स में बात करता है। गलीशिया में जो ऑटोक्रेसी लोग हैं वो पोलिश भाषा में बात करते थे। और इसके अलावा 3 मेन ग्रुप था उधर, वो भी इस बाउंड्री के अंडर में रहते थे। उसमें बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ रीजन में रहते थे। स्लोवेनियंस कार्नियोला में रहते थे। क्रोएट्स उसके साउथ रीजन में रहते थे। रोमन्स तो ईस्ट में रहते थे, ट्रांसिल्वेनिया में। इस तरीके का डिफरेंस से क्या होता है, पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होता। दैट मीन्स एक कंट्री के अंदर रहने वाला है, दैट मीन्स उस टाइम कंट्री नहीं था, एम्पायर था। उस एम्पायर में इफ द पीपल लिविंग आर ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट लैंग्वेज दे स्पीक,
दैट मीन्स उधर एक पॉलिटिकल यूनिटी होने का संभावना नहीं है। पीपल को एक दूसरे के एक महसूस नहीं होता, हम सब एक है, इस भावना नहीं होता है। तो इन सबको जोड़ने वाला एक ही चीज होता है, वो है हम एक राजा के अंडर में रहता है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट एमर्ज? लेकिन नेशनलिज्म का आइडिया कैसे डेवलप हुआ, नेशन स्टेट्स कैसे हुआ? सोशली और पॉलिटिकली ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट, व्हेन यू लुक एट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उधर का मेन लोग एरिस्टोक्रेटिक लोग, जिसके पास में पॉलिटिकल पावर होता है, सोशल पावर होता है, ये सब एरिस्टोक्रेसी के पास में थे। और ये मेंबर सबको जोड़ता है। सारे कंट्री, जितने भी कंट्री में एरिस्टोक्रेटिक लोगों की जीवन शैली समान रूप का होता है, ठीक है, उनमें एक कॉमननेस होता है। उनके पास एस्टेट्स होता है, कंट्री साइड्स में टाउन हाउस होता है। वो फ्रेंच, उस समय का मेन भाषा फ्रेंच हुआ करते थे। हाई सोसाइटी के लोग इस भाषा में बात करते थे। और इनकी फैमिलीज, हर एक कंट्री का एरिस्टोक्रेटिक लोग आपस में मैरिजेस वगैरह करते थे। तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में भी आपको पता है, लुई 16 फ्रेंच के आदमी था, लेकिन उसकी रानी ऑस्ट्रियन थी। और इन सब जगह पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे भी आपको पता है, फ्रांस का 90% लोग पेजेंट्स थे। लेकिन पावरफुल लोग ये कम परसेंट का एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे, और ज्यादातर लोग किसान होते थे। और जो लैंड होते थे मेनली ये एरिस्टोक्रेटिक लोगों के पास में होते थे, इसीलिए दे हैव मनी। सो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह थोड़ा बहुत शुरू हो गया था उस समय पे। तो ट्रेड की वजह से क्या होता है, ट्रेड जब डेवलप होता है, टाउन्स एमर्ज होते हैं, तो उधर एक नए क्लास डेवलप होता है, कमर्शियल क्लास। और इनका आमदनी किसमें से होता है, जो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने से होता है। तो इस तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में ये 19th सेंचुरी में जाके शुरू होता है। तो इससे क्या होता है, एक नए ग्रुप, एक वर्किंग क्लास का डेवलपमेंट होता है। वर्किंग क्लास होता है इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग। और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये स्मॉल नंबर में था, कम संख्या में था। तो 19th सेंचुरी का आखिर तक उसका संख्या बहुत कम। और जो पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनमें जो पढ़े लिखे लोगों में पहली बार नेशनल यूनिटी का भावना जागे थे। और उसके बाद उन्होंने सोचा जो डेमोक्रेटिक प्रिविलेजेस वगैरह को, दैट मीन्स डेमोक्रेसी के बारे में इन लोगों ने पहली बार इस तरीके का थिंकिंग आए थे। ठीक है, अभी हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। नेशनल यूनिटी 19th सेंचुरी में बहुत क्लोजली लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से संबंधित है। लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म का मतलब, लिबरल एक लैटिन शब्द लिबर का मतलब फ्री होता है, और लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लिबरलिज्म का मतलब उस मिडिल क्लास के लिए हर व्यक्ति का आज़ादी और कानून के सामने सब लोग बराबर। पॉलिटिकली अपन इसको देखते वक्त गवर्नमेंट उस तरीके का सरकार जो लोगों की सहमति से बनने वाली सरकार। फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से लिबरलिज्म को मतलब ये होते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे लिबरलिज्म का मतलब होता है ऑटोक्रेसी को खत्म करना है, क्लरिकल लोगों का, दैट मीन्स क्लर्जी क्लास लोगों को जो प्रिविलेजेस मिलता है उसको खत्म करना है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना है, और इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी हर व्यक्ति को मिलना। यह था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय का लोगों का थिंकिंग। येट इसके बावजूद इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब है
इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं होता सब लोगों को वोट देने का अधिकार, ये नहीं है। आपको फ्रेंच रेवोल्यूशनरी समय में भी आपको देखा, आपको पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में लिबरल डेमोक्रेसी वगैरह लाए थे, तो राइट टू वोट मिले थे वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग पीपल को ही मिलते थे। जिसके पास ज़मीन वगैरह है उनको ही वोट देने का अधिकार देते थे, और औरतें और जिनके पास ज़मीन नहीं होता है उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते थे। Only before the period under the Jacobins did the adult males enjoy suffrage. लेकिन जैकोबियन सरकार, आपने रॉब्सपियरी का, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियरी के बारे में आपने सुना है, उनकी समय पे जो अडल्ट को वोट देने का अधिकार मिले थे। लेकिन नेपोलियनिक कोड, जब नेपोलियन आए थे, ये सारे पीछे जो पहले जो अवस्था थे उसमें चले गए थे, और जिसको ज़मीन है उनको ही वोट देने का अधिकार होते थे। ये पूरे 19वीं सेंचुरी में ऐसे ही चले थे। इकोनॉमिक स्फीयर में भी लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्क, दैट मीन्स liberalism stood for the freedom of markets and abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital. तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्केट का फ्रीडम, दैट मीन्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते वक्त जो रेस्ट्रिक्शंस होता है ये सब नहीं होना चाहिए। पूरे कंट्री के अंदर एक समान रूप का टैक्स होना चाहिए, वेट्स एंड मेजर्स होना चाहिए, ये था इसका मतलब। During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let's take the example of German-speaking regions in the first half of 19th century. तो 19th century में ये डिमांड मिडिल क्लास में डेवलप हुआ। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो जर्मन स्पीकिंग एरिया में 19th सेंचुरी में कैसे थे। जो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड out a state of, that means there was 39 states of German speaking confederation there, और हर एक जगह पे अलग अलग मेजर्स होते थे। इसीलिए क्या होते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते वक्त उसके वेट एंड मेजर्स में भी डिफरेंस था, और इस तरीके का प्रॉब्लम होते थे उस जगह पे। तो मर्चेंट्स चाहते थे इस सब को हटाए। तो ये एक इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए ऑब्स्टेकल मानते थे, आर्थिक विकास के लिए ऑब्स्टेकल मानते थे। इस तरीके के एक स्टेट से दूसरी जगह जाते वक्त उसमें जो डिफरेंट मेजर्स और डिफरेंट टैक्सेस होना। तो अभी हम देखेंगे ये नए कंजर्वेटिज्म 1815 के बाद में कैसे डेवलप हुआ, वो है 2.3 में हम देखेंगे।